ओके दोस्तों, तो क्रोमियम के प्रॉब्लम के बाद अगला हम लोग आते हैं Mn के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद Mn। तो मेरे पास है 25 Mn। तो यहां पर ये है हमारा 3D, यहां पर ये है हमारा 3D, और यहां पर है हमारा 4s। ठीक है, सो टोटल कितना भरना है? 4s पे तो 2 जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद बचता है कितना? 5। तो Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है आर्गन 3d5 4s2। ठीक है, अगला लेट्स मूव ऑन टू Fe। मैंने यहां पे अभी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आराम से करवा रहा हूं। ठीक है, नाउ क्या है इसमें? यहां पर भी हमारे पास 3D और 4s है। ठीक है, नाउ 26 है, 2 यहां पर दे देने के बाद बचता है 6। तो पहले 5 तो सीधा स्पिन के साथ डाल दो, और इसके बाद ये यहां पर आएगा। सो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, अच्छा अगला कोबल्ट। ना कोबल्ट का है 27, यहां पर 4s है, यहां पर हमारा 3d है। अगेन 4s पे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा होगा ही होगा, 4s पे जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, और उसके बाद यहां पर बचता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहला 5 तो मैंने अनपेयर करके डालूंगा, और लास्ट में 2 को अनपेयर अप कर देंगे। तो कोबल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी आर्गन 3d7 4s2। एंड देन निकल, निकल में अगेन 28, 3d 4s। अगेन यहां पर 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, और यहां पर अब बचता है 8। तो पहले 5 में 1-1 भर दो, एंड उसके बाद अपने मर्जी से कोई भी 3 को पेयर अप कर दो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज AR 3d8 4s2। ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉपर 29। तो आर्गन तक जो है 18 हो गया, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहां का जो है कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर अब मुझे 9 भरना है। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज आर्गन 3d9 4s2। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जबकि यहां पर भी एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम ऑफ क्रोमियम हमारा सामने आता है। एक इलेक्ट्रॉन 4s का यहां पर जंप मारता है, और 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मारते हुए जो ट्रू कॉन्फ़िगरेशन आता है
that comes out to be argon 3d10 4s1. This is the actual configuration, यानी एक इलेक्ट्रॉन 4s से यहां पर जंप मारता है like this. So again, just like chromium, copper also have an issue like this. ठीक है. And the last one, 30 zinc. तो यहां पर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो बिल्कुल ही सिंपल है. हमारा 3D यहां पर कंप्लीटली फिल्ड अप हो चुका है. 4s तो हमारा पहले से ही फिल्ड अप था, यानी यहां पर हमारे पास 2 डालने के बाद और 10 डालना है. ये डालने का केवल एक ही तरीका है, जो सब में केवल मैं 2-2 करके इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आएगा. आर्गन 3d10 4s2. ठीक है. तो 3D सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो हम क्या लिख सकते हैं? जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं? इट इज आर्गन 3D 1 से 10 4s 1 या 2, generally 2, exception of chromium and copper. ठीक है. क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन है. तो यहां पर क्या होता है इन दोनों में? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s जंप्स टू 3D. ठीक है. अच्छा, ये वाला जंपिंग हो क्यों रहा है? ये वाला जंपिंग हो क्यों रहा है? तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, क्रोमियम 3d4 4s2 से हमारा कन्वर्ट हो रहा है 3d5 4s1 पे, विच इज अ वेरी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड कॉपर भी हमारा 3d9 4s2 से कन्वर्ट हो रहा है 3d10 4s1 पे. ओके. तो यहां पर हम देख सकते हैं जो कुछ तो सिमेट्री का पंगा है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. We will discuss about the symmetric distribution of electrons. तो इसमें क्या है? Symmetry provides stability. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. जो हमारा सिमेट्री है वो हमारा स्टेबिलिटी देता है. ठीक है. हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, especially in the case of D and also P. ठीक है.
is more stable configuration, is more stable configuration. Half filled and full filled configuration, especially in the case of D and थोड़े बहुत P, मतलब D में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू P. S पे एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. So that leads us to a stable electronic configuration due to symmetry. Right? ये सिमेट्री एग्जैक्टली क्या करता है उसके बारे में हम देखेंगे. तो 3D5 में भी हमारे पास सिमेट्री है, साफ साफ 3D5 में भी हमारे पास सिमेट्री है. ओके, लाइक दिस. एंड 3D10 में भी हमारे पास सिमेट्री है, लाइक दिस. अगर मैं 3D10 के बारे में देखूं तो यहां पर भी परफेक्टली सिमेट्रिक है, लाइक दिस. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रीजन जिस कारण पे सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है? ये चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. ये चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है. नाउ व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? होती क्या है, किस चीज का एक्सचेंज है, वो देखो. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the electrons of same spin, it has been observed that the electrons of same spin present in degenerate orbitals changes their position. यानी अगर सेम स्पिन का दो इलेक्ट्रॉन है, सेम हमारा सेम स्पिन के साथ सेम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में, तो ये दोनों हमारा आपस में जो पोजीशन है उसको एक्सचेंज करता है. ड्यू टू दिस एक्सचेंज, due to this exchange, they lose energy. They lose energy, leading to, जो भी चीज एनर्जी, अगर कोई चीज छोड़ता है तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली हमारा बढ़ता है. तो इस कारण पे अगर हम ध्यान दें, जो स्टेबिलिटी हमारा बढ़ता है, द करस्पॉन्डिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी. ये जो हमारा एनर्जी होता है, ये करस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी. अच्छा, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं एक लेवल पे, वो सारे के सारे डिजेनरेट होता है. तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, half filled and full filled orbitals, due to symmetry, half filled and full filled orbitals due to symmetry have higher
एक्सचेंज एनर्जी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, उनके सिमेट्रीज के कारण उन पे एक्सचेंज एनर्जी हमारा हमेशा ज्यादा होगा। दैट्स वाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, half filled and full filled orbitals have higher stability। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, एक चीज हम ध्यान दो, डी के लिए ऐसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 5 होंगे, पी के लिए 3 होगा और एस के लिए 1 होगा। तो एस में हाफ फील्ड या फुल फील्ड का एज सच कोई फायदा नहीं है। पी में फायदा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जो हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। बट डी में वो इफेक्ट जो है वो हमारा काफी ज्यादा है, जिस कारण पे हमारा हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनाने के कोशिश में डी ऑर्बिटल को जो 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3d ऑर्बिटल पे जंप मारता है। अच्छा, जंप जो है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मार सकता है, उस पे मोर देन इलेक्ट्रॉन का जंप मारना संभव नहीं है। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। अफबाउ रूल टू बी वैलिड यानी टू बी यूज्ड ओनली इन ग्राउंड स्टेट, केवल और केवल ग्राउंड स्टेट में ही हम लोग अबव रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कहीं पर भी और दूसरी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जो एट रिएक्टिव स्टेट जो हमारा 6 कार्बन है, जो हमारा 6 कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लेंगे? हीलियम तो होगा ही होगा, कायदे से हमारा 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था और 2p में 1 या 2, बट रिएक्शन स्टेट में जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज 2s1 2p3, ना कि 2s2 2p2। जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, केवल और केवल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रू है। ओके, अच्छा, दूसरी बात और एक इंपॉर्टेंट है, जो अबव प्रिंसिपल या अबव रूल इज नॉट to be applied, it is not to be applied। कब, कहां पर अप्लाई नहीं करना है? when we are not filling electron in that subshell। अगर कोई सबशेल में इलेक्ट्रॉन तुम डाल नहीं रहे हो, वहां पर अबव को अप्लाई मत करो। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास है 11 सोडियम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा 11 सोडियम है उस पर क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा, यहां पर केवल 3s तक हमने भरे हैं,
तो यहां पर हमारा 3D एंड 4s ये दोनों के दोनों हमारा अनफिल्ड है। यहां पे 3D भी हमारा अनफिल्ड है और 4s जो है वो भी हमारा अनफिल्ड है। यहां पे 3D जो है वो भी हमारा अनफिल्ड है और 4s जो है वो भी हमारा अनफिल्ड है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात हियर 3D is more stable than 4s। दोस्तों एक बात को समझने का ट्राई करो। अच्छा, अल्टीमेटली 3D और 4s में 3D is always inner, 4s is always outer। 3D में इलेक्ट्रॉन रखने का फायदा जो है वो ये है, वहां पर न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर पुल मिलेगा वो डेफिनेटली हमारा ज्यादा मिलेगा। तो 3D इज डेफिनेटली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 4s फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर हम लोग को अबाउ रूल में ये वाला 4s पहले क्यों भरता है, उस बात को समझने का ट्राई करो। जहां पर हमारा स्कैंडियम भरा है तो वहां पर, अच्छा स्कैंडियम बोल रहा हूं, जहां पर हम लोगों का आर्गन भरा है, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जब हम पोटेशियम के लिए भरने जाएंगे तो वहां पर मेन जो इशू है वो इशू को समझो। हमारा 3s और 3p ऑलरेडी फिल्ड अप है तो n इक्वल्स टू 3 पर हमने ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो 9th इलेक्ट्रॉन जब हम 3D में भरने जाएंगे n इक्वल्स टू 3 पर, तो ऑब्वियसली वो बाकी 8 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। 4 पे अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन हमने नहीं भरे हैं तो 4s पे हमारा जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो रिपल्शन डेफिनेटली हमारा कम होगा। तो 3D का फायदा है न्यूक्लियर पूल ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू 4s। 4s का फायदा यह है जो 3D में जो रिपल्शन हो रहा था वो यहां पर रिपल्शन नहीं होगा। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली एंड एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। तो ये अगर कंप्लीटली और एब्सोल्युटली क्लियर है तो बात समझो। यहां पर जो ट्रेड ऑफ चल रहा है, नेट पे इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा वो डिसीजन होगा जो भाई रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है या फिर हमारा न्यूक्लियर पुल वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो यहां पे जहां अबाउ है, अबाउ रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वो इस ट्रेड ऑफ का रिजल्ट को फॉर्मलाइज करके हमें दे रखा है, राइट। लेकिन जहां तक रही बात सोडियम की, n इक्वल्स टू 3 पर तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आया है तो 3D में न्यूक्लियर पूल ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू 4s। तो 3D एनर्जेटिकली ज्यादा स्टेबल है डेफिनेटली एज ए कंपेयर टू द 4s ऑफ सोडियम। आई होप मैंने एक चीज समझा पाया हूं, जो ये इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप का रूल है, हमारा एनर्जी लेवल डायरेक्टली हम कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये है n+l रूल समटाइम्स फेल। अगर हम लोग बात करेंगे द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लैंथनम, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लैंथनम, वहां पर कंपटीशन होता है 5D वर्सेस 4f। अच्छा, 5D वर्सेस 4f के लिए अगर मैं देखूं तो इसका जो n+l है
वो है 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7, और इसका जो n + l है दैट इज n, दिस इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, समझ में आया? Therefore, as n is smaller in 4f, the electron must go to 4f, but actually it goes to 5d, और 5d में फिर एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उसके बाद मेरा 4f भरना चालू होता है। आफ्टर दैट वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट वन इलेक्ट्रॉन 4f then starts filling up। 4f जो है वो हमारा फिलअप होना चालू होता है। ठीक है, सो अबव मोटे मोटे दौर पे 99% लेवल पे काम करता है। केवल ग्राउंड स्टेट में, रिएक्शन फेज में अबव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पूरा गेम पाउली और हंस के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, दो बच्चे, एक शांत है एक अशांत है। देखो नॉर्मल बेंच पे बैठाऊंगा तो शांत और अशांत में डिफरेंस दिखेगा, लेकिन अगर मैं दोनों को उठा के गर्म तवे पे बैठा दूं तो दोनों बच्चा बराबर उछलना चालू करेगा। तो वहां पर जो हमारा एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल्स है वो प्रैक्टिकली यूजलेस बन जाता है, और यूजलेस बनने के कारण ट्राई टू अंडरस्टैंड, अबव पे हम ध्यान देंगे ही नहीं। राइट, तो रिएक्शन फेज के बारे में हम इस चीज के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा अबव एक्चुअल में एनर्जी लेवल के बारे में बातचीत तब तक नहीं करता है जब तक ना वहां पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का नौबत आता है। यानी 3D पे इलेक्ट्रॉन भरने का नौबत आया तब 3D वर्सेस 4s का लड़ाई करो। जहां पर 3D का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, तो वहां पर तो सिंपल सी बात यह है जो दोस्तों यहां पर हमारा 3D ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 4s। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, n+l रूल कहीं कहीं पे फेल करता है। जो मेन फेलिंग का जगह है वो है इन द केस ऑफ लैंथेनम। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लैंथेनम जब तुम भरने जाते हो, आइडियली वो जाना चाहिए था 4f में, जबकि वो जाता है 5d में। 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारा फिर 4f जो है वो फिलअप होना चालू होता है। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द अबव प्रिंसिपल। तो मोटे मोटे दौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक फिलअप है वो हमें समझ में आ चुका है जो किस तरीके से करना है। ओके।